हेलो एवरीवन, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। आज आपके साथ पीएसयू बैंकिंग के एक ऐसे शेयर को डिस्कस करूंगा जिसका प्राइस इस समय 40 रुपीज़ के आसपास है और बैंक अपने करंट प्राइस से भी अच्छा खासा रिटर्न देने की क्षमता रखता है या यहाँ से भी डबल होने की क्षमता रखता है। और पास्ट में अगर देखा जाए तो इस बैंक के शेयर ने काफ़ी अच्छी तेज़ी भी दिखाई है और आप कह सकते हैं कि छोटे टिकट साइज़ बैंक जो हैं उनमें इस बैंक ने सबको लीड किया है। और दरअसल पीएसयू बैंकों के अंदर रैली होने का एक बहुत बड़ा कारण भी है कि बैंकों की एसेट क्वालिटी का या बैंकों के फाइनेंशियल्स का लोअर लेवल से काफ़ी सुधरना, जिसके कारण बैंकों की अर्निंग में आपको अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली। और मज़े की बात तो ये है कि जिस हिसाब से अब इंटरेस्ट रेट घटने के सिनेरियो बन रहे हैं और फिनेंस इंडस्ट्री के अंदर सुधार दिख रहे हैं, उसकी तेज़ी तो अभी आने वाले समय में आपको बैंकिंग शेयरों में दिखाई देने वाली है। और सच बात ये भी है कि कभी भी कोई भी बुल रैली बिना फाइनेंस इंडस्ट्री की तेज़ी के कभी पूरी नहीं होती। तो ये तो निश्चित सी एक बात है कि आने वाले समय में आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के शेयरों में और अच्छी खासी तेज़ी ज़रूर दिखेगी। और देखने वाली बात ये भी है कि ज़्यादातर अब तक तेज़ी में प्राइवेट सेक्टर बैंक पार्टिसिपेट करते थे, पर इस बार कहीं ना कहीं सरकारी बैंक या सरकारी कंपनियां बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं इस तेज़ी में, चाहे वो पावर सेक्टर को हो या इंफ्रा सेक्टर में हो या बैंकिंग सेक्टर में हो। आप देखिए जितनी भी रैली है ज़्यादातर उसमें जो है सरकारी कंपनियां काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पास्ट में जिस हिसाब से बैंकिंग शेयरों में तेज़ी रही और उसके बाद भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं या अपने हायर लेवल से थोड़ी बहुत गिरावट दिखा रहे हैं, तो उसके बाद जिन लोगों ने इसको थोड़ा हायर लेवल पे लिया है वो कहीं ना कहीं अब परेशान भी हो रहे हैं और उनको इस गिरावट को थोड़ा सा समझना होगा कि ऐसे क्या कारण है जो शेयर इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी। तभी आप यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे या शेयर में स्टे कर पाएंगे। दरअसल आज का जो हमारा शेयर है उसका नाम है आईओबी बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक देखा जाए तो अपने लोअर लेवल से काफ़ी चला है। शेयर 15-16 रुपीज़ के आसपास भी काम कर रहा था, लगभग 15 से 16 रुपये के आसपास कामकाज करता था और अब इस समय 40 रुपीज़ के आसपास है। तो देखा जाए तो बैंक ने एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है पास्ट में। और बैंक ने, मैंने आपको जैसा बताया कि बैंक ने जो ये रिटर्न दिया है, ऐसा नहीं है कि बैंक ने रिटर्न ये ऐसे ही दे दिया है। बैंक का रिटर्न देने का कारण है बैंक की परफॉर्मेंस, बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार होना और बैंक के बिजनेस का यहाँ पर ग्रो होना। देखा जाए तो इस बैंक ने सितंबर 22, कहने का मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर लगभग यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 1953 करोड़ रुपए की नेट इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की थी, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2346 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुई है। 20% बैंक का लगभग बिजनेस ग्रो हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। 20% बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुई है वाई ऑन वाई बेसिस पर। अगर हम बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी बात करें तो बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 2.79 वाला 3.12 हो चुका है, यानी कि बैंक ने वाई ऑन वाई बेसिस पर 33 बीपीएस अपने मार्जिन को, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बढ़ाया है। यहीं अगर हम बैंक के नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 501 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, जो कि 625 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ सितंबर 23 के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर के Q2 क्वार्टर में। तो 25% भी बैंक का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है देखा जाए। यहीं अगर हम बैंक के बिजनेस की बात करें तो बैंक का कासा परसेंटेज 42.76% के पास था, जो कि 43.25% हो चुका है, यानी कि 89 बीपीएस बैंक का कासा रेशो बढ़ा है वाई ऑन वाई बेसिस पर। बैंक की अगर हम टोटल डिपॉजिट की भी बात करें तो 2,61,728 करोड़ रुपए का जो डिपॉजिट था बैंक का वो बढ़कर 273,093 करोड़ रुपए के पास पहुंच चुका है, यानी कि 2,73,393 करोड़ रुपए। तो देखा जाए तो इसके अंदर भी यहाँ पर 4.34% की ग्रोथ दिखाई दे रही है वाई ऑन वाई बेसिस पर बैंक के डिपॉजिट में। बैंक के अंदर जो ग्रोथ आ रही है उसमें देखा जाए तो जो बैंक का होम लोन है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, 3% ग्रो हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। और बैंक जो ज्वेल लोन दे रहा है उसमें भी 18% की ग्रोथ दिखाई दे रही है वाई ऑन वाई बेसिस पर। यहीं अगर हम बैंक की एसेट क्वालिटी की बात करें तो बैंक का ग्रॉस एनपीए 8.53% था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर, वो अब घटकर 4.74% हो चुका है। तो बैंक ने अपने ग्रॉस एनपीए को
लगभग हाफ किया है। और बैंक की अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो 2.56 का नेट एनपीए था पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के अंदर, जो कि 0.68% हो चुका है। वो देखा जाए तो बैंक का नेट एनपीए इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। बैंक का प्रोविज़न कवरेज रेशियो की भी बात करें तो बैंक ने 91% से बढ़ाकर 97% किया है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 0.65 से बढ़ाकर 0.75% के पास पहुंचाया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 15.42 से बढ़ाकर 16% के पास पहुंचाया है। तो सभी पैरामीटर्स पे यहाँ पर बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती दिखी है। बैंक किसी भी मायने पर यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब नहीं कर रहा है, तो बैंक के लिए लेकर कहीं भी किसी तरह की कोई चिंता नहीं दिख रही है। और अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पर भी बात करें तो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 3700 करोड़ रुपए के पास थी, जो कि 4669 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुई है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर। 26% बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो हुआ है हाफ ईयरली बेसिस पर। यहीं अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो 893 करोड़ रुपए वाला प्रॉफिट 1125 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हो चुका है। 26% के करीब ही बैंक का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है हाफ ईयरली बेसिस पर। तो इतनी सब चीज़ें देखने के बाद हमें एक चीज़ तो क्लियर कट पता लग रही है इस बैंक को लेकर कि बैंक के अंदर चिंता की कोई भी यहाँ पर बातचीत नहीं है, या कोई भी ऐसी साइन नहीं दिख रहे हैं जो हमें इस बैंक को लेकर चिंता दें। और अगर हम बात पिछले फाइनेंशियल ईयर की भी करें तो बैंक का नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो लगभग 2100 करोड़ रुपए के आसपास है, यानी कि 1.10 रुपीज़ के आसपास का इस बैंक का ईपीएस रहा। और अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर की तो ये बैंक लगभग 2600 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखा सकता है, जो कि एट प्रेजेंट 1125 करोड़ रुपीज़ पे खड़ा है। तो बैंक के प्रॉफिट में भी यहाँ पर एक अच्छा खासा उछाल दिखाई दे रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बैंक की अगर हम बुक वैल्यू की बात करें एट प्रेजेंट 8.35 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस बैंक का जो ईपीएस है वो लगभग 1.4 रुपीज़ के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक का बुक वैल्यू इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 9.25 रुपीज़ के आसपास की होगी, और ईपीएस 1.4 रुपीज़ का, यानी कि इस बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15% के आसपास दिखाई दे रही है। अब आप सोचिए, बैंक का बिजनेस भी ग्रो हुआ है, बैंक की एसेट क्वालिटी भी सुधर चुकी है, प्रॉफिट अच्छा खासा है, रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में है। फिर आपको इस बैंक को लेकर किस बात की चिंता करनी चाहिए? अगर आपके पास कोई कारण है, आपको भी सोचना चाहिए कि उसके बाद मैं क्यों चिंता करूं। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सीधी सी यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है कि बैंक में जो स्मार्ट मनी है वो बैंक को शेयर को इस समय कंसोलिडेट करा रहा है, वीक हैंड्स को इसके अंदर से एग्जिट करा रहा है। और ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, जो भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं उसको थोड़ा लॉन्ग व्यू के हिसाब से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वाइज मनी कहीं ना कहीं जानता है कि अब जो समय आ रहा है वो फिनेंस इंडस्ट्री के लिए आ रहा है, बैंकिंग शेयरों के लिए आ रहा है। और जिस तरीके से सरकारी शेयर्स या सरकारी कंपनियों के शेयर इस बार लीड कर रहे हैं, तो इन शेयरों के अंदर तो तेज़ी आने के काफ़ी बड़े चांसेस हैं। और देखा जाए तो अगर हम 40 रुपीज़ के भी प्राइस पर बात करें तो ये बैंक इस समय अपनी बुक वैल्यू के लगभग 4.5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के भी आधार पर देखें तो 9.25 इंटू 4.5 अगर हम करते हैं तो लगभग 41 रुपीज़ का टारगेट, 41 रुपीज़ का प्राइस निकल कर आता है, यानी कि मतलब 4.5 के आसपास कामकाज कर रहा है। और लोअर लेवल पे देखा जाए तो बैंक 36 रुपीज़ के आसपास जाता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम हायर लेवल पर बात करें तो बैंक अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से लगभग हाफ के मल्टीपल पे आपको आसानी से दिख सकता है, जिस हिसाब से इस बैंक को वैल्यूएशन मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें 70 रुपीज़ के आसपास का टारगेट दिखा सकता है, या 72 रुपीज़ का। तो मेरी नज़र में जिन लोगों ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उनको बिना किसी संदेह के इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बैंक के फिनेंशियल्स फंडामेंटल्स कहीं भी कोई इसी तरह की कोई वीकनेस नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा साइन नहीं है कि जो बैंक के लिए चिंताजनक हो। तो आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इस बैंक के अंदर सेटिंग करनी चाहिए। और एक चीज़ आपको और ध्यान देनी चाहिए कि किसी भी शेयर में अगर तेज़ी आती है तो उसके अंदर उसके बाद गिरावट भी आती है और वो कंसोलिडेट भी होता है। तो आप लोगों को अगर तेज़ी देखने का शौक़ है तो किसी भी शेयर के अंदर मंदी भी देखने को मिलती है, या आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन भी देखने को मिलता है। उस समय आपको इसके अंदर घबराना नहीं चाहिए, उस समय आपको शेयर को कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए।
तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।